बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम स्टार्ट किया हुआ था और ये मैंने दोबारा आज उसके फार्मूलाज लिखे हैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ एल के क्वेश्चन बनाए थे कि इन फार्मूला में जो लेंथ आती है उसके कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि पेंडुलम के फार्मूले में जो लेंथ यूज़ हो रही है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ है। ये बातें हमारी होगी थी, उसी बात को आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक MCQ आप लोगों की बोर्ड पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल पेंडुलम हैव ग्रेटर पीरियड। ग्रेटर टाइम पीरियड कह लें या ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम कह लें, एक ही बात है। ये डिफरेंट पेंडुलम बने हुए, इन सब पेंडुलम की जो रोप की लेंथ है वो भी सेम है और पेंडुलम का जो साइज़ है वो भी सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो मैंने जिसको शेड किया है ना रेड कलर का, ये पेंडुलम का पोर्शन लेड का बना हुआ है और बाकी ये आपको जो वाइट सा पोर्शन नज़र आ रहा है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। तीनों की रोप की लेंथ सेम है और बॉब का साइज़ भी क्या है, सेम है। रोप की लेंथ भी सेम, बॉब का साइज़ भी सबका सेम है। तो पूछ रहे बताएं किस केस में टाइम पीरियड ग्रेटर होगा, और एंड पे ऑप्शन ऑल हैव सेम टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। इसमें भी अक्सर बच्चे MCQ जो है वो इसका डेल्टा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, जो कि इसका रॉन्ग ऑप्शन है। इसका ऑप्शन डेल्टा नहीं होगा। इसमें लेंथ भी मैंने बोला है सेम है, बॉब का साइज़ भी सेम है, तो फिर लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, बज़ाहिर तो ये लग रहा है। लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि जो बॉब है उसकी जो मटेरियल है उस मटेरियल की डेंसिटी में वेरिएशन आ रही है। ये तो सबको पता है ना, डेंसिटी ऑफ लेड जो होती है वो ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम से। वैसे भी आपको पता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें कॉमनली जो है वो लेड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है ये उससे हैवियर होगा ना, यानी अगर इस पोर्शन और इस पोर्शन का साइज़ सेम कर दें तो लेड हैवी होगा किससे, एल्युमिनियम से। और ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर पार्ट, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवियर पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मुझे बताएं इस केस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूँ मिडल में होना चाहिए था, लेकिन लेड ज़्यादा डेंस है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। यानी उसकी पोजीशन सेंटर से थोड़ी सी ऊपर चली गई है क्योंकि इसका हैवियर पोर्शन ऊपर है। इस केस में देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिडिल में होना चाहिए था, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन सेंटर से थोड़ी सी किधर होगी, नीचे आ जाएगी इसकी पोजीशन, ठीक। यानी इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइड सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इस केस में देखें इसमें डाउनवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट होगा। रहेगा सेंटर में लेकिन सेंटर से राइट साइड पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सवाल ये था कि किस केस में टाइम पीरियड सबसे ग्रेटर होगा, और हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि टाइम पीरियड का और लेंथ का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जिस केस में लेंथ ज़्यादा होगी उस केस में टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो अब ज़रा चेक करो ना इस केस में किस में लेंथ ज़्यादा आ रही है। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इस केस में लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर इस केस में लेंथ सबसे ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा होने से इस केस का टाइम पीरियड भी सबसे ग्रेटर होगा, तो बीटा ऑप्शन होगा। अगर वो आपसे पूछता है ना इन सब केसेस में टाइम पीरियड किस केस में सबसे स्मॉल होगा, तो देखिए इस केस में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है ना, और पहले केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट हुआ है क्योंकि लेड ऊपर था और लेड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर पूछता है ना सबसे स्मॉलर टाइम पीरियड किस केस में होगा, तो फिर ए जो ऑप्शन होगा इसमें स्मॉल टाइम पीरियड होगा, यानी इसका टाइम पीरियड सबसे क्या होगा, स्मॉलर टाइम पीरियड होगा। एक और चीज़ भी याद रखनी, ज़रूरी नहीं है कि टाइम पीरियड के ही क्वेश्चन आए, लेकिन इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं आप उनका आंसर पहले टाइम पीरियड से ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी जब ये ऑसिलेट करेगा तो ज़ाहिर है इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और इसकी स्पीड भी तो होगी ना, तो स्पीड के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन टाइम पीरियड के आए, फ्रीक्वेंसी या स्पीड के भी आ सकते हैं। लेकिन हम जब क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हम यूजली क्वेश्चन का आंसर जो है वो टाइम पीरियड को सोच के ही करते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछे या स्पीड पूछे तो फिर उसके बाद उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर वो पूछता है किस केस में टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होगा, तो जिस केस में टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होगा बी ऑप्शन में, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और उसकी स्पीड भी सबसे क्या होगी, कम ही होगी। अगर इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और स्पीड भी कम होगी। ये डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी या स्पीड के क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बच्चों क्या बताया कि हम फोकस फिर भी किसको करेंगे, टाइम पीरियड को ही करके फ्रीक्वेंसी और स्पीड का भी आंसर कर सकते हैं। इसका एक और बहुत फेमस MCQ देखते हैं जो कि स्विंग के बारे में है। देखिए बच्चे, दो डिफरेंट सिचुएशन मैंने स्विंग की शो की हैं। एक में जो कोई बच्चा है वो स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है और स्विंग को ऑसिलेट करवा रहा है। यहाँ पर वो स्विंग के ऊपर सिटिंग पोजीशन में है, लेकिन इस केस में वो जो पहले सिटिंग पोजीशन में था अब वो स्विंग के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब इसके ज़रा MCQ देखें। इसके MCQ ये आते होते हैं कि टाइम पीरियड ही पूछता है, यानी टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा कि जब वो चाइल्ड स्टैंडिंग पोजीशन से सिटिंग में चला जाए, या क्वेश्चन आ रहा होता है सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी या स्पीड के क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले आंसर किससे करेंगे, टाइम पीरियड से ही आंसर करेंगे। किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। देखें, जब वो जो चाइल्ड है वो सपोज कर लेते हैं कि आपका इस वक्त सिटिंग पोजीशन में है। अगर वो सिटिंग पोजीशन में है तो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई समवेयर हेयर, यहाँ पर होगा, और फार्मूला में जो लेंथ यूज़ होगी वो लेंथ यहाँ तक यूज़ हो रही होगी। देखिए, सिंपल पेंडुलम भी स्विंग की तरह ही होता है ना। कैसे स्विंग की तरह होता है? देखिए, स्विंग ऑसिलेट कर रही है, आप इसको यूँ फ्रंट से ना देखें, इस स्विंग को यूँ साइड से देखें, तो वो स्विंग आपको जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम ही फील होगी। तो हम स्विंग को भी जस्ट लाइक ए पेंडुलम ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों ने बात याद रखनी है कि स्विंग इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम, कि स्विंग जो है वो पेंडुलम की तरह ही होती है। और कैसे मैंने इसको बोला है जस्ट लाइक ए पेंडुलम, कि अगर हम उसी स्विंग को एक साइड से देखें, यूँ साइड व्यू देखें, तो आपको वो क्या नज़र आएगा, पेंडुलम ही नज़र आएगा जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर चाइल्ड सिटिंग पोजीशन में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज समवेयर हेयर, और फार्मूले में ये लेंथ यूज़ हो रही है। अब अगर आपका सवाल आ जाता है कि चाइल्ड सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में गया है, तो बताएं उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जब वो चाइल्ड पहले उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर था ना, पहले ओरिजिनली इस डायग्राम में, अब जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में गया है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी ज़ाहिर है किधर शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो जब सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गया है, वो खड़ा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड शिफ्ट कर गया। तो फार्मूला में जो लेंथ यूज़ होती है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ होती है। तो फार्मूला में जो लेंथ यूज़ हो रही है वो कम हुई है, ज़्यादा हुई है? लेकिन लेंथ इस केस में कम हो गई है। कब लेंथ बच्चों कम हो रही है? जब सवाल आएगा सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गया है, लेंथ कम हुई है तो टाइम पीरियड भी कम हो जाना है। तो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन तक जाते हुए टाइम पीरियड उस चाइल्ड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस फार्मूले से देखें, अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या करनी चाहिए, इंक्रीज़। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता कि चाइल्ड सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में गया है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही होती। अगर स्पीड पूछता तो अगर टाइम पीरियड देखें डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड ने भी क्या कर जाना है, इंक्रीज़ कर जाना है। तो ये बेसिकली बातें कर रहा है कि अगर कोई चाइल्ड सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में आया है तो टाइम पीरियड कम होगा। वैसे भी आपको आइडिया होगा, बचपन में जब आप कभी स्विंग के ऊपर बैठते थे तो आप स्विंग को जब खड़े होकर ऑसिलेट करवाते थे, तो उसकी बेसिक वजह ये होती थी, जैसे ही आप उस पर स्टैंडिंग पोजीशन में आते थे तो जो स्विंग है उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाती थी। ये इसीलिए आप उस पर खड़े होते थे ना। तो ये आपके 3 MCQ बन सकते हैं फिर। लेकिन हम बेसिक आंसर कहाँ से करना शुरू करेंगे, टाइम पीरियड से। अच्छा बच्चे, अब अगर आपका सवाल आ गया है स्टैंडिंग से सिटिंग पोजीशन में गए हैं, तो आप यूँ स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, इसके बाद आप सिटिंग में गए हैं, तो अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हुआ है, फिर यहाँ था ना पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज समवेयर हेयर, अब किधर शिफ्ट हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर सवाल आता है स्टैंडिंग से सिटिंग की तरफ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो फार्मूले में लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज़। लेंथ के इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड इंक्रीज़। तो स्टैंडिंग से सिटिंग की तरफ जाते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड जब शिफ्ट हुआ है तो जो फार्मूला में लेंथ यूज़ हो रही है वो इंक्रीज़। लेंथ इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़। टाइम पीरियड इंक्रीज़ मीन फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ये दोनों चीज़ें भी फिर क्या करेंगी, क्या टाइम पीरियड अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी, ये डिक्रीज़ करेंगी दोनों, तो स्पीड भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो आपको आइडिया हो गया कि स्विंग इज़ जस्ट लाइक ए पेंडुलम। इसमें गलती सिर्फ बच्चों से एक होती है कि वो जल्दी में ये चीज़ चेक नहीं करते कि क्वेश्चन स्टैंडिंग से सिटिंग पोजीशन क्या है या सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। तो जब भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ें
कि जो इनिशियल पोजीशन आपको उसकी गिवन है चाइल्ड की, वो स्विंग के ऊपर कौन सी है। और ये लाइन आपको समझ आ गई कि स्विंग इज़ जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम, स्विंग जो है वो जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम होती है, ये बुक की लाइन है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो सिंपल पेंडुलम को हीटिंग या कूलिंग के हैं। हीटिंग और कूलिंग को ज़्यादातर लोग इस लेंथ के साथ लिंक करते हैं, लेकिन हीटिंग और कूलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस बॉब को हीट या कूल करने के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके हीटिंग की क्वेश्चन आ जाए तो हीटिंग से ज़ाहिर है थर्मल क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। तो हम सीधी सीधी बात का आंसर भी कर सकते हैं कि हीटिंग से अगर थर्मल एक्सपेंशन होगी तो थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ ने इंक्रीज़ होना है डिक्रीज़, तो थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फिर टाइम पीरियड उसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एक तो सीधी सीधी बात आप याद रख सकते हैं कि हीटिंग के जब क्वेश्चन आते हैं तो हीटिंग में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ इंक्रीज़ होगी, टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा। ये कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है कि हीट करने से रोप की लेंथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ रहे होते हैं कि हम बॉब को हीट कर रहे हैं। देखिए अगर हम इस बॉब को हीट अप करते हैं तो इस बॉब को हीट अप करने से इस बॉब का साइज़ भी तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो अगर इसके पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, अब जब आप लोगों ने इसको हीट किया तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया ना। तो अब जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस डॉटेड जो सर्कल है उसका सेंटर होगा ना, सर्कल तो खैनी से कहना चाहिए, मुझे स्फीयर कहना चाहिए, इस डॉटेड स्फीयर का सेंटर होगा विच लाइज समवेयर हेयर। तो ज़रा खुद सोचो, पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यूज़ हो रही थी। अब जब थर्मल एक्सपेंशन से उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस डॉटेड स्फीयर का सेंटर होगा ना, तो वो यहाँ पर बनेगा। तो ओवरऑल लेंथ क्या हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है। लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है हीटिंग के केस में लेंथ इंक्रीज़, टाइम पीरियड इंक्रीज़, बाकी वही बातें जो मैं आपको याद करवा चुका हूँ कि टाइम पीरियड इंक्रीज़ तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ और स्पीड भी डिक्रीज़। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक सिंपल पेंडुलम को बॉब SHM परफॉर्म कर रहा हो, अगर हम उसको हीट देंगे तो हीट देने से उसकी लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, तो वो स्लो मूव करेगा फास्ट। देखिए स्पीड कम होने का मतलब ये है कि वो जो बॉब होगा उसका कैसे मूव करेगा, अब स्लो मूव करेगा। तो स्पीड कम या स्पीड ज़्यादा होने को ज़्यादातर वर्ड जो है वो स्लो या फास्ट भी यूज़ करता है। तो ये भी थोड़ा याद रखना है कि इस केस के अंदर वो पहले से स्लो हो जाएगा। कूलिंग को आप इसके वाइस वर्सा ही समझ सकते हैं। कूलिंग को वाइस वर्सा कैसे समझेंगे, जिस तरह थर्मल एक्सपेंशन से साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो अगर आप उसको कूलिंग देंगे, यानी थर्मल आप लोगों ने जब हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से या थर्मल इफ़ेक्ट की वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब हम इसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो कूलिंग से उसकी लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। बाकी वही बातें आप लोगों ने बच्चों साथ में लिख लें कि अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा, मीन वो पहले से क्या मूव करना शुरू हो जाएगा, फास्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है जो हीटिंग और किस से लिंक है, कूलिंग से लिंक है। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के साथ जी पे भी डिपेंड करता है। तो लेंथ के जो क्वेश्चन पॉसिबल आ सकते हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ जी से इसका टाइम पीरियड कैसे इफ़ेक्ट होगा। हमें फार्मूला से नज़र तो आ रहा है कि टाइम पीरियड का जी के साथ जो है वो कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम जी को थोड़ा बेहतर स्टडी कर लें तो जी के अंदर जो भी चेंज आएगी उसको फिर हम उसमें टाइम पीरियड में चेंज ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों एक छोटी सी बात ये याद कर लें कि अर्थ को हम स्फीयर अज्यूम करते हैं। अर्थ की जो सरफेस होती है ना, अर्थ की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अर्थ की रेडियस को हम आर बोल देते हैं, अर्थ की मास को कैपिटल एम कह देते हैं। अर्थ के सरफेस से अगर आप हाइट की तरफ जा रहे हो ना तो तब भी जी ने डिक्रीज़ करना है, यानी ऊपर जाता है आपकी हाइट एच है ना, तो जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे तो तब भी जी ने डिक्रीज़ करना है। और अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो सेंटर की तरफ आते हुए भी जी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो याद रखना है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जी मैक्सिमम होता है, हाइट की तरफ जाते हुए भी जी डिक्रीज़ करेगा और डेप्थ की तरफ आते हुए भी जी ने क्या करना है, डिक्रीज़ ही करना है। अब जो हाइट में चेंजेस आती है ना जी के अंदर, उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। हाइट के साथ जी में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला होगा, ये मैंने फार्मूला लिखा है, जी प्राइम इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट एनी हाइट एच, ठीक है। और जी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी है और आर अर्थ के रेडियस है। तो इस फार्मूले से नज़र आ रहा है कि किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू को जी प्राइम से शो कर रहे हैं ना,
तो जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती जाएगी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके जब MCQ आते हैं कुछ यूँ आते हैं, यानी हाइट को इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन होता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगी जब h इक्वल टू आर हो जाए। यहाँ से पूछेगा वैल्यू ऑफ जी क्या होगी जब h इक्वल टू r/2 हो जाए। यहाँ से पूछेगा h इक्वल टू क्या हो जाए, 2r हो जाए। इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने इसमें h की जगह वैल्यू पुट करके एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जी पूछेगा कितनी होगी, और हाइट हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 200 किलोमीटर हाइट पुट कर देंगे तो वो क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता सॉल्व करना। तो हमारे इंटरेस्ट में जो MCQ आते हैं उसके अंदर हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन होती है। तो सपोज करो मैं अगर आपसे पूछूं जब हाइट अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाए तो उस वक्त आप लोगों के पास जी की वैल्यू कितनी होगी। अक्सर बच्चे जब h इक्वल टू आर लिखा होता है ना, और मैं क्लास में उनसे पूछता हूँ बताएं इस वक्त बॉडी कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं जब h इक्वल टू आर होगा उस वक्त बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर होगा। तो क्या ख्याल है, बात ठीक है रहोगे? देखिए अगर h इक्वल टू आर पे बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो फिर तो g प्राइम को इक्वल टू g होना चाहिए, क्योंकि सरफेस पे तो g मैक्सिमम होती है। तो हाइट जब भी वर्ड देखें, हाइट बेसिकली डिस्टेंस होता है विच इज़ टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस r की इक्वल है। मतलब यूँ समझने कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। जब h इक्वल टू आर होगा तो अर्थ की सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर बॉडी पड़ा हुआ है। तो h इक्वल टू आर का मतलब ये नहीं होता बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर। हाइट इज़ टेकन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से हम हाइट नहीं लेते। ठीक, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जी प्राइम इक्वल टू जी ओवर 1 प्लस इस h की जगह पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, r क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना। देख रहे हैं उस हाइट के ऊपर g की वैल्यू क्या आती है, g इक्वल टू r से कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब है कि वहाँ पर g की वैल्यू जो होगी वो g/4 हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन क्योंकि टाइम पीरियड के हैं तो आपसे ये पूछेगा व्हेन हाइट बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, उस पॉइंट पे सिंपल पेंडुलम को अगर ले जाएं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। सवाल समझ आ रहा है? जब हाइट अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाए उस पॉइंट पे ले जाएं पेंडुलम को तो वहाँ पर उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको ये समझ आ गया। इसके लिए पहले आपको जी की वैल्यू उस पॉइंट पे चाहिए, और किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है, और पॉसिबल MCQ आपके इस टाइप के आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। तो t प्राइम प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर उस हाइट पर h इक्वल टू आर के ऊपर g की वैल्यू कितनी होगी, g/4 होगी। इसको सॉल्व करें तो 4 अंडर से बाहर निकल आएगा ना, 2 होकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों जा रहा है, सेकंड ओवर से भी नीचे लिखा हुआ है, बहुत आसान बातें आपको आती भी हैं। तो 2/g हो जाएगा। तो g/4 में से 2 को मैं ऊपर लेकर चला गया हूँ। ये जो 1 ओवर g है, 1 ओवर अंडर g है, ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड की इक्वल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड पहले से ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर आप इसको पेंडुलम को h इक्वल टू आर हाइट पर ले जाएं तो जितना उसका पहले टाइम पीरियड था उसका टाइम पीरियड पहले से ट्वाइस हो रहा है। वैसे जनरली हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा है कि हाइट की तरफ जाने से g कम हो रहा है, और अगर h इक्वल टू आर हो जाए तो टाइम पीरियड पहले से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। बल्कि आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन का ना, यानी h इक्वल टू 2r पे आपके पास टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा वो आप लोगों ने मुझे फिर कमेंट सेक्शन में इस MCQ का आंसर सेंड करना है कि जब h इक्वल टू 2r हो जाए तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। बल्कि टाइम पीरियड पे इफेक्ट आप ना बताएं, आप मुझे बताएं उस केस में इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। यानी व्हेन h इक्वल टू 2r तो सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों ने इफेक्ट का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। आगे चलते हैं। तो हमें समझ आ गया g के कम होने से जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। कितना इंक्रीज़ होगा, अगर h इन टर्म्स ऑफ r गिवन हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू उससे आंसर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डेप्थ के साथ g में कैसे चेंजेस आ रही हैं। डेप्थ के साथ g का जो फार्मूला बनता है ना, g प्राइम आपको पता है वैल्यू ऑफ g एट एनी डेप्थ इक्वल टू 1 माइनस d/r होगा। हेयर d स्टैंड फॉर डेप्थ और r वही अर्थ का रेडियस है ना। इसके जब क्वेश्चन आएंगे डेप्थ के, कुछ ये बात हो रही है, अगर आप अर्थ की सरफेस पर है ना और आप अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये अर्थ के सेंटर है, तो सेंटर की तरफ जाएंगे तो इस डिस्टेंस को फिर हम क्या बोलेंगे, डेप्थ का नाम देंगे। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि आपको पता है जब माइनस साइन आ जाए तो जो डायरेक्ट रिलेशन लग रहा होता है वो इन्वर्स होता है। तो जितनी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी
आपको डायरेक्ट लग रहा है माइनस की वजह से इन्वर्स होगा, मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो जितनी डेप्थ से ज़्यादा होगी उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डेप्थ के साथ जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब इसके सवाल जो आएंगे ना वो आप किस तरह के आएंगे, वो आपसे पूछेगा जब डेप्थ जो है वो अर्थ की रेडियस का हाफ हो जाए, जब डेप्थ जो है वो ट्वाइस ऑफ यानी चले r/4 हो जाए, या आपसे पूछेगा जब आपकी जो डेप्थ है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछेगा डेप्थ जब इन वैल्यूज़ के ऊपर आ जाए, यानी जिस तरह हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन है इस तरह डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ही गिवन होगी, तो आपसे वैल्यू ऑफ जी पूछेगा क्या होगी। और अगर जी पे इफेक्ट पता चल गया तो हम इजीली टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का या इवन स्पीड का आंसर कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आपकी जो डेप्थ है सपोज करते हैं टोटल डिस्टेंस r है, आप इस जगह पर आ गए और ये वाला पॉइंट r/2 के इक्वल है। एक फिजिकल लॉजिक ज़रा समझ लें कि डेप्थ के साथ जी कम क्यों हो रहा है ना, इस चीज़ को ज़रा समझ लें, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसकी फ़िज़िकल रीज़न क्या है कि जब अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो फिर जी क्यों कम हो रहा है। असल में आपको याद होगा गॉसेस ने एक एप्लीकेशन ये दी थी, गॉसेस ने एप्लीकेशन ये दी थी कि अगर इस सरफेस के ऊपर चार्ज हो, यानी अगर एक चार्ज स्फीयर हो तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जो काम मैं अक्सर बताता होता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ना, ग्रेविटेशन फील्ड में वही काम जी का है। ये ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जी क्या चीज़ है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इधर काम ई का है वही इधर काम जी का है। तो इस बात को फिजिकली आप यूँ समझ सकते हो, जब हम उस स्फीयर के अंदर इस जगह पर पहुँच जाएंगे ना, यानी यू आर हेयर, लंबे बालों वाला ऑब्जर्वर बना लेते हैं, आप इधर हैं, तो उस वक्त क्या होगा, क्या जब आप इस जगह पर हैं आपको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या ऊपर वाली मास आपको खींच रही है? तो ऊपर वाली मास आपको नहीं खींच रही, क्योंकि इस वक्त ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मास का सारा पार्ट आ रहा है, यानी इस ब्लू डॉटेड सर्कल के बाहर जो पोर्शन आ रहा है उसकी वजह से इस मास पर जी की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर जी समझ नहीं आता तो यूँ समझ लें कि ये वाली जो मास साइड पर है ये इस ऑब्जर्वर को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल यही कंसेप्ट है। इनसाइड E0, इस बाहर वाले चार्ज की वजह से इनसाइड E क्या होगा, 0 होगा। अंदर चार्ज रखेंगे फिर तो ये होगा ना, बाहर वाले चार्ज की वजह से इनसाइड E 0 होगा। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ऊपर जितनी मास है ना, ये वाली जो मास है, इस पॉइंट से ऊपर जितनी मास है उस मास की वजह से इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। या सादा लफ्ज़ों में इस ऑब्जेक्ट को अब सेंटर की तरफ ही अट्रैक्शन मिलेगी, इससे ये जो ऊपर वाली मास है यूँ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही। वो बेसिक कंसेप्ट वही है जो गॉसेस ने दिया था, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये तो फिजिकल रीज़न थी, उम्मीद आपको फीलिंग आई होगी इस बात की। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ अब इस बंदे या बंदी पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस, आप यहाँ पर एक स्फीयर बनाएंगे, इस स्फीयर की वजह से एक्ट कर रही है। इसको मैं अक्सर बोलता होता हूँ, ये अब अर्थ की जो मास बाकी बच गई है ना, ये अर्थ की इफ़ेक्टिव मास है। ये जो मास है वो अर्थ की कौन सी, इफ़ेक्टिव मास है। और ऊपर वाली मास यूँ समझे ज़ाया हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से कोई अट्रैक्शन ऑफर नहीं हो रही, और उसकी वजह वही है जो गॉसेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी। चलिए ठीक हो गया। बंदा यहाँ पर, यह बंदी आ चुका हुआ है, बेचारा बैठा हुआ है, सवाल उसका वेट कर रहा है कि थक ही गया होगा। वैसे अजीब नहीं है, ये बेचारा अर्थ के इधर घुस के बैठा हुआ है, ये इंट्री टेस्ट से तंग आ चुका होगा ना। ऊपर अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर रहता तो ऊपर तो टेस्ट करीब आने वाले हैं, टेंशन ली होगी, कहा होगा अर्थ के अंदर ही घुसने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरा सवाल ये था कि अगर वो उसकी जो डेप्थ है वो अर्थ की रेडियस का हाफ हो जाए तो फिर क्या होगा। इस जगह पर पुट कर दो और जल्दी से सॉल्व करो। जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी की जगह पर कितना लिखना है जनाब, r/2/r, r से कैंसिल, तो जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1/2, ये 1/2 ओवर से नीचे आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना एलसीएम आ गया 2। अगर आप 2 एलसीएम ले रहे हैं तो 2 माइनस 1, तो जी प्राइम इज़ इक्वल टू g/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डेप्थ अर्थ की रेडियस के हाफ के बराबर हो जाए तो जितनी सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू थी, जी की वैल्यू उसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। चले मैं इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बताता हूँ, टाइम पीरियड नहीं बता रहा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था, √g/l था ना। तो पूछेगा सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो मुझे बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जी के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। तो जी इस जगह पर जाकर क्या हो रही है, इस डेप्थ के ऊपर जाकर जी हाफ हो गई है, तो क्या ओमेगा हाफ होगा।
देखिए ना, दोनों साइड बैलेंस करनी है। ये नीचे क्या आ रहा है, g/2 लिखा है लेकिन अंडर आ रहा है ना, तो इसके ऊपर भी आप अंडर लगाएंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा। तो g के हाफ होने से आपके पास जो है, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लिखा है, इसी लेंथ को मैंने ख़त्म कर दिया ना। तो g अगर हाफ हो रहा है तो ओमेगा हाफ नहीं होगा बल्कि ओमेगा/√2 टाइम होगा, यानी 1/√2 टाइम उसकी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। एक और छोटी चीज़ इसमें देखें आप लोग कि अगर आपकी जो डेप्थ है वो अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाए, अगर डेप्थ अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाए, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि यू आर नो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आप अर्थ के कहाँ पर चले गए हैं, सेंटर पे चले गए। अब अगर आप अर्थ के सेंटर में चले गए हैं तो वहाँ पर देखें जी की वैल्यू क्या होगी, 1 - r/r हो जाएगा, यानी d को मैंने r पुट कर दिया। तो g प्राइम इक्वल टू g इंटू 1 - 1, तो g प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो कि अर्थ के सेंटर में g की वैल्यू 0 होगी। वो वही बात है ना, जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर के क्लोज होते जा रहे हैं, जो इफेक्टिव मास है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर आप अर्थ के सेंटर में आ जाएंगे तो योर अर्थ विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। तो मुझे बताओ, जब आप अर्थ के सेंटर में बैठे होते हैं तो क्या आपको बाहर वाली मासेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? बाहर वाली मासेस उस वक्त आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बाहर वाली मासेस की वजह से इनसाइड जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वो आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है। तो अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू 0 होती है। तब अगर आपसे पूछे कि अगर हम पेंडुलम को हम अर्थ के सेंटर में रख दें, तो पेंडुलम को अगर हम अर्थ के सेंटर में रखें तो फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो जी को यहाँ 0 पुट करो ना, 2π√L/0 और समथिंग ओवर 0 क्या होगा, इन्फानाइट। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड उसका इन्फानाइट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर इन्फिनिटी। तो अर्थ के सेंटर में टाइम पीरियड इन्फानाइट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 0 हो रही है। स्पीड का भी टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, तो स्पीड भी 0 हो जाएगी। तो तीनों MCQ बहुत कॉमन कि अर्थ के सेंटर में टाइम पीरियड इन्फानाइट होगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगी और स्पीड भी उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ टाइम पीरियड इन्फानाइट होने का मतलब ये है कि अगर आप पेंडुलम को जिस जगह रखेंगे ना, सपोज करें मैं इस जगह को यहाँ बनाता हूँ, आपका ये पेंडुलम था, आप अर्थ के सेंटर में उसको लेकर गए और आप लोगों ने इसको इस जगह पर रखा, यानी इसको यहाँ से आप लोगों ने लेकर गए और वहाँ से फ्री किया, तो क्या होगा, ये वाला जो इसका बॉब है, अगर आप अर्थ के मैं ये बताना चाह रहा हूँ टाइम पीरियड इन्फानाइट के फिजिकल मीनिंग क्या है ना। तो अब यूँ समझें कि इस पेंडुलम को जब हम अर्थ की सेंटर में लेकर गए, यहाँ से उठाकर मैं बॉब को इधर लेकर गया हूँ और वहाँ से मैंने बॉब को फ्री किया है अर्थ के सेंटर में, तो अब ये बॉब नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं नीचे आएगा, क्योंकि उसको नीचे लाने वाली चीज़ ग्रेविटी थी और अर्थ के सेंटर में जी क्या होगी, 0 हो गई है। तो जहाँ पर उसको रखेंगे, यानी पेंडुलम मैंने ये इसको इधर रखा, इधर ही खड़ा हो गया, इस जगह रखा, इधर ही वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, मतलब वो नीचे वहाँ से मूव नहीं करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। मीन फिजिकली बॉब की ऑसिलेशन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। वो प्रूव भी हो रहा है कि बॉब की ऑसिलेशन की स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। मीन वो बॉब फिजिकली क्या हो गया, स्टॉप हो चुका हुआ है। ठीक है, तो मैं बात कह सकता हूँ ना कि अगर टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाए, नो दिस पेंडुलम विल नॉट परफॉर्म SHM। अब ये पेंडुलम जो होगा वो SHM परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये पेंडुलम अब क्या हो चुका हुआ है, स्टॉप हो चुका हुआ है। आप सबको बच्चों आइडिया है कि अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट स्फेयर है नहीं। हम अपनी कैलकुलेशन में ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ इज़ जस्ट लाइक अ स्फेयर। अर्थ की जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप है ना, यानी अर्थ की शेप एलिप्स जैसी है। तो इस अर्थ की शेप की वजह से भी इसकी सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू में चेंजेस आती हैं, और अगर इस अर्थ की शेप की वजह से हम सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू को चेक करना चाहें, जी में कैसे वेरिएशन आएगी, तो उसका फॉर्मूला Gm/r² होगा। m यहाँ पर अर्थ की मास और r अर्थ के रेडियस है, और इस फार्मूले से हम वेरिएशन इन जी बता सकते हैं जो अर्थ की किसके ऊपर आ रहा है, सरफेस के ऊपर आएगा। ये जो लाइन होती है बच्चे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पोल का नाम देते हैं। आपको क्लियरली यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस ऑफ पोल को अगर मैं रेडियस ऑफ इक्वेटर को अगर RE से डिनोट करूँ तो रेडियस ऑफ पोल ये थोड़ा कम होगा ना, इसको मैं किस से डिनोट करूँगा, RP से। तो आपको यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, किसका रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर सेंटर से दूर है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होगा वो ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ किस से, पोल से।
अब हम ये कह रहे हैं कि जी का और आर का फिर आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो जिस जगह पर आर की वैल्यू कम होगी, जो कि पोल पे कम है, तो जिस जगह पर आर की वैल्यू कम होगी वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ग्रेविटी फिर बच्चों कहाँ पर ज़्यादा है? पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा है देन किस चीज़ से? इक्वेटर से। अब आप एमसीक्यू की तरफ आते हैं। देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप एक पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं उसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो टी जो है उसका जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो मुझे बताओ, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए ज़्यादा? आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो ना, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज़। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, मैंने लिखा है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। और अगर कभी सवाल आ जाए पोल से वापस इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो बताएं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने का मतलब जी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है वो आपको बात समझ आ गई। तो जी के इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। टाइम पीरियड पूछे तो उसका डिक्रीज़ करेगा। फ्रीक्वेंसी आपको बता चुका हूँ इंक्रीज़, स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? इंक्रीज़ कर रही होगी। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखनी है कि किसी अननोन प्लेनेट के भी क्वेश्चन आते हैं। अननोन प्लेनेट के कैसे क्वेश्चन आएंगे? वो कहते हैं सपोज करें आप किसी अननोन प्लेनेट पर गए हैं जिस प्लेनेट की मास अर्थ की मास का डबल है और जिसका जो रेडियस है मास डबल है, और जिसका जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का कौन सा है? हाफ है। यानी उस प्लेनेट की मास डबल है अर्थ से और अर्थ की रेडियस, उसका जो रेडियस है प्लेनेट का अर्थ की रेडियस के हाफ है। आप सिंपल पेंडुलम को उस प्लेनेट पर लेकर गए हैं, तो बताएं उसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। यानी अगर उसका अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड टी है ना, यानी यूँ क्वेश्चन में गिवन होगा कि अर्थ के ऊपर अगर उसका टाइम पीरियड टी है, आप उसको किसी अननोन प्लेनेट पर लेकर गए हैं, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, उसका न्यू टाइम पीरियड कैसा होगा। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए ना अननोन प्लेनेट का, या किसी मतलब कोई किसी भी जगह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें मास और रेडियस में चेंजेस गिवन हो, तो फिर इसी फार्मूले से उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी प्राइम लिखेंगे इनटू जी, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, यानी जी तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम ही रहती है। और एम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मैस डबल है उसकी और उसका रेडियस अर्थ की रेडियस का हाफ हो रहा है। इसका बचाव सॉल्व कर लो, इसको ओपन कर लो स्केयर को, तो जी प्राइम इक्वल टू 2gm ओवर आर स्केयर बाई 4। ये 4 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। जी प्राइम इक्वल टू 8gm ओवर आर स्केयर। ठीक हो गया। ये gm ओवर आर स्केयर की अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, ये तो वही ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी है जो अर्थ के ऊपर थी। अगर हम उसको अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उस प्लैनेट की जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो अर्थ की जी का कितने टाइम होगी? 8 टाइम इससे ज़्यादा होगी। तो अगर वो टाइम पीरियड की बात करता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओरिजिनल तो 2π√L ओवर जी होता है। तो टी प्राइम क्या बनेगा? 2π√L/8g हो जाएगा। इस √8 को अगर हम बाहर लिख लें 1/√8 हो जाएगा। और बाकी वही 2π√L/g कौन सा टाइम पीरियड है? ओरिजिनल टाइम पीरियड है। तो हम कह सकते हैं उसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का वो 1/√8 टाइम्स हो जाएगा। यानी इसका जो न्यू टाइम पीरियड होगा 1/√8 क्या होगा? 8 टाइम्स होगा। इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। स्प्लिट करके हम तब लिखेंगे जब एमसीक्यू में ऑप्शन ये वाला 8 नहीं लिखा होगा। तो 8 को यूँ भी लिखा जा सकता है 2 × 4। 2 × 4 क्यों लिखा है? क्योंकि इनमें से एक टर्म का एक फैक्टर का अब अंडरूट लिया जा सकता है। 4 का अंडरूट ले लें तो बाहर आ जाएगा। तो 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ऑप्शन आपका इस फॉर्म में गिवन हो, ऑप्शन यूजली इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर ना मैच कर रहा हो तो नीचे वाली टर्म को सम टाइम अगर आप स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है 2 ऐसे नंबर में स्प्लिट करें जिसमें से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हों। जिस तरह 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिया जा सकता है तो फिर आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर इजीली मैच कर जाता है। एक और बच्चों बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन किसी अननोन प्लैनेट के लिए लिखा है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली मीन इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल गई ऑन ए प्लैनेट, हमें नहीं पता कौन सा अननोन है,
कवर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, कि एक बॉडी फॉल कर रहा है, उसने डिस्टेंस 8 मीटर कवर की है इन टाइम 2 सेकंड्स। द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, पेंडुलम की लेंथ कितने मीटर की, मैंने 1 मीटर। द टाइम पीरियड ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम ऑन दिस प्लेनेट विल बी, तो उस प्लेनेट पर उसका टाइम पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये वो प्लेनेट है, अजीब सही है, ज़ैकूटा, वैसे नाम लिख दिया मैंने, इस तरह के प्लेनेट होंगे, नहीं हो तो मिल जाएगा कुछ अरसे बाद। ज़ैकूटा उसका प्लेनेट है का नाम है। अच्छा, ये वहाँ पर एक बॉडी फॉल कर रहा है ना उस प्लेनेट के ऊपर। अब इस बॉडी के गिवन डाटा को यूज़ करके हमें इस प्लेनेट के लिए वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करना पड़ेगी। यानी इस प्लेनेट की वैल्यू ऑफ जी हमें पता नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है ना सिंपल पेंडुलम का, वो 2 पाई अंडर एल ओवर जी होता है। तो हम इस गिवन डाटा को यूज़ करके इस अननोन प्लेनेट के लिए वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल के लिए हमें फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, S इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर होता है। वैसे तो S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर होता है ना, तो फ्री फॉल में वी आई तो ज़ीरो होता है, तो उसको ख़त्म कर दें तो हाफ जी टी स्केयर हो जाएगा। हमें इस प्लेनेट के लिए जी चाहिए, जी को अलहदा कर लें तो जी किसके इक्वल हो जाएगा, 2s बाई टी स्केयर हो जाएगा। इस सवाल में अब ये ना सोचें कि हम जी को इन टर्म्स ऑफ अर्थ के जी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के साथ कंपैरिजन तो है ही नहीं ना, ये उस प्लेनेट के ऊपर पेंडुलम पड़ा है और वहाँ पर टाइम पीरियड का आंसर बताना है। पिछले सवालों में हम कंपैरिजन बता रहे थे कि अर्थ के रिस्पेक्ट से उसका टाइम पीरियड कितने टाइम्स चेंज होगा, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, कंपैरिजन यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, जी हो गया 2 × देखें वो जब बॉडी अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो उसने कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया है, 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर। 2 का स्क्वायर हो गया, जी इक्वल टू 16/4, तो जी जो बन जाएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप उस प्लेनेट पे वैल्यू ऑफ जी बताएं, तो हमें पता चल गया उस प्लेनेट पे वैल्यू ऑफ जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, 2 × पाई कितना होता है, 3.14 इंटू उस वहाँ पर उस पेंडुलम की लेंथ कितने मीटर की, मैंने 1, उस प्लेनेट का जी कितना है 4, 10 को बार बार ना सोचना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 3.14, और इस 4 को अगर अंडर से बाहर ले आए तो 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3.14 सेकंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड की को लिखा हुआ है ना। या आप यूँ कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड पाई सेकंड होगा, कि पाई रेडियन होगा, पाई सेकंड्स होगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड उसका यहाँ से कितना बनेगा, पाई सेकंड्स की इक्वल होगा। अब बच्चों हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है, रोटेशन का वैसे मतलब स्पिन मोशन होता है ना, अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है उसमें कैसे चेंजेस आती हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको ज़रा देखें कि अर्थ मैंने बना दी है और ये अपने एक्सिस के राउंड एंगुलर स्पीड ओमेगा से अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, और अर्थ का जो रेडियस है वो आर की इक्वल है, यानी अर्थ का रेडियस आर है, जिसकी वजह से ये अर्थ जो अपने एक्सिस के राउंड अर्थ स्पिन मोशन कर रही है। सपोज़ करें यहाँ पर कोई बंदा है, अर्थ रोटेट कर रही है, ये तो आप सारों को पता है ना, अर्थ कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम इसलिए कह रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन 0 की इक्वल नहीं है, और इस जगह पर कोई बंदा है। अब इस बंदे पर जो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो इस पर्सन का वेट होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ पर एक सीडो फोर्स भी एक्ट करेगी, और यहाँ पर जो सीडो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो कि उसका वेट है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको अर्थ के सेंटर से किधर अवे मूव करवा रही है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फ़ोर्स एक्ट करती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, या इसको हम सीडो फोर्स का नाम भी देते हैं। देखें अगर आप इस बॉडी को देखें तो ये वाला बॉडी इस सर्कल में मूव कर रहा है ना, ये वाला बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर है। अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पर सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है जिसे हम सीडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दे रहे हैं। अब इस फोर्स की वजह से, यानी वेट की फोर्स की वजह से इस पर पुल इनवर्ड आ रहा है, और इस फोर्स की वजह से इस पर पुल किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं यहाँ पर दो ग्रेविटीज़ हैं। एक ग्रेविटी वो है जो ये वाली ग्रेविटी है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, इस ग्रेविटी को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रेविटी,
यानी एक इसमें जो ग्रेविटी है वो है जिसकी वजह से इस पर टुवर्ड्स सेंटर पुल आ रहा है, उसको नेचुरल ग्रेविटी कह रहे हैं, ठीक है ना। और एक वो ग्रेविटी है जिसकी वजह से आउटवर्ड जा रहा है, उसको हम फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो ग्रेविटी होगी, एक वो ग्रेविटी है जो उस बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है, वो नेचुरल ग्रेविटी है, और एक वो फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉडी अर्थ से दूर जा रहा है, उस ग्रेविटी को हम किसका नाम दे रहे हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम दे रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है ये बेसिकली अर्थ की किस मोशन की वजह से? इसी स्पिन मोशन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर हम इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी को कैलकुलेट करना चाहें तो इसका जो फार्मूला होगा G इक्वल टू वो आपका बनेगा ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। इसमें ये G ड्यू टू स्पिन है, यानी स्पिन मोशन की वजह से जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इंटू R है। R अर्थ का रेडियस है और ओमेगा अर्थ की एंगुलर स्पीड है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी अर्थ की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, जितनी अर्थ की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ग्रेविटी ड्यू टू स्पिन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ग्रेविटी ड्यू टू स्पिन ज़्यादा होने का मतलब है उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो पुल होगा वो भी ज़्यादा पुल लग रहा होगा। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, ये जो ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है। तो अगर हम यहाँ पर नेट ग्रेविटी लिखना चाहें तो नेट ग्रेविटी तो यहाँ पर फिर दो ग्रेविटी हुई, एक आपका कौन सी ग्रेविटी है? नेचुरल। और नेचुरल ग्रेविटी आप लोगों ने याद रखना है किस वजह से? मास की वजह से, यानी अर्थ की मास की वजह से जो ग्रेविटी है वो नेचुरल ग्रेविटी है, और जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो अर्थ की किस वजह से? स्पिन मोशन की वजह से। मैं लिख भी देता हूँ, ड्यू टू स्पिन मोशन। ये जो ग्रेविटी है वो स्पिन मोशन की वजह से। अब इन दोनों ग्रेविटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेचुरल ग्रेविटी में से हम G ड्यू टू स्पिन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यूज भी पुट कर दूँ तो G नेट जो होता है वो G ड्यू टू स्पिन माइनस ओमेगा स्क्वायर R होता है। ये जो हम बच्चों G की वैल्यू 9.8 लिखते हैं ना, वैसे हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको वैल्यू ऑफ G जो बोल देते हैं, असल में होता है ये नेट ग्रेविटी है। यानी नेट जो ग्रेविटेशन पुल है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि स्पिन मोशन की वजह से ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है। क्यों ग्रेविटी स्पिन मोशन की वजह से नेग्लिजिबल होती है? कि अर्थ की ये जो एंगुलर स्पीड है जिसे हम ओमेगा कहते हैं, दिस ओमेगा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये ओमेगा अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इस बात का हमें कैसे आइडिया हुआ है कि अर्थ की एंगुलर स्पीड बहुत स्मॉल होती है, लेकिन अगर ओमेगा बहुत स्मॉल होगा तो G ड्यू टू स्पिन भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। उसकी वजह यह है, देखिए आप लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड हो जाएगा। अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितने आवर होता है? मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, 24 आवर्स होता है ना, तो 24 आवर हो गया। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 पाई ओवर 24 इंटू 3600। अब इसको आप ज़रा सॉल्व करके इसका आंसर याद कर लीजिएगा, MCQ के लिए भी याद रख लेना, रेडियन पर सेकंड होगा। तो यहाँ से इसका आंसर आप निकालोगे तो आपको आइडिया होगा कि अर्थ की जो ओमेगा है वो वेरी वेरी क्या होती है? स्मॉल होती है। और यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट करके उसका एग्जैक्ट आंसर भी याद रखना है कि अर्थ की ओमेगा पॉइंट्स में बनती कितनी है। तो अर्थ की ओमेगा स्मॉल होने की वजह से मैं बात कर रहा था G ड्यू टू स्पिन भी क्या होती है? स्मॉल होती है। अब बच्चों हम अपने MCQ की तरफ आते हैं। ये तो खैर कैलकुलेशन थी, इसके में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि नेट ग्रेविटी G नेट और G ड्यू टू स्पिन है। अगर स्पिन ग्रेविटी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम इधर से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा स्पिन ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा कि अगर हम अर्थ की एंगुलर स्पीड को इंक्रीज़ कर दें, यानी अगर हम अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज़ कर दें तो G ड्यू टू स्पिन पे क्या इफेक्ट होगा? G ड्यू टू स्पिन इंक्रीज़ करेगी। इधर आ जाते हैं, ये सॉरी गलती से स्पिन लिख दिया हुआ है, इसकी जगह पर तो नेचुरल आना चाहिए ना, ये नेचुरल है और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था अगर अर्थ की हम एंगुलर स्पीड को इंक्रीज़ कर दें तो G ड्यू टू स्पिन पूछेगा तो वो इंक्रीज़ करेगी। अगर इस फार्मूले की तरफ आ जाए, अगर हम अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ कर दें तो आपको पता है जब माइनस साइन आ जाए तो जो रिलेशन आपको डायरेक्ट लग रहा होता है वो इन्वर्स होता है। तो अर्थ की एंगुलर स्पीड के इंक्रीज़ होने से G ड्यू टू स्पिन तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन नेट ग्रेविटी की वैल्यू ने क्या कर जाना है? डिक्रीज़ कर जाना है। तो इस तरह के आपके बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपको सवाल आता है ना अर्थ की अगर हम एंगुलर स्पीड को इंक्रीज़ कर दें, रोटेशन स्पीड में एंगुलर उसको बोल रहा हूँ, तो G नेट डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका MCQ आ जाए इससे आपके वेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप लोगों ने यही कहना है वेट बेसिकली नेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी अर्थ की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी नेट ग्रेविटी कम होगी, और नेट ग्रेविटी कम होने से आपका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा क्योंकि टॉपिक सिंपल पेंडुलम का है
तो टाइम पीरियड का जी के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। यहाँ पर भी हम नेट ग्रेविटी ही लेते हैं। तो अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ हो रही हो तो जी नेट क्या होगी, डिक्रीज़। जी नेट के डिक्रीज़ होने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी आप खुद बना सकते हो। इसी तरह अगर इसके वाइस वर्सा मैं आपसे बात पूछूं कि अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, अगर अर्थ का ओमेगा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, यानी अर्थ स्लो मूव करने लग जाए, तो अगर अर्थ का ओमेगा डिक्रीज़ होगा तो माइनस साइन की वजह से इनका इन्वर्स रिलेशन है। अगर ओमेगा डिक्रीज़ होगा तो जी नेट ने क्या कर जाना है, इंक्रीज़ करना है। खुद सोचो, अगर जी नेट इंक्रीज़ कर रहा है तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज़। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा उसने क्या कर जाना है, डिक्रीज़ कर जाना है। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से भी वैल्यू ऑफ जी पे इफेक्ट आता है, और वो इफ़ेक्ट बेसिकली इस सीडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आता है। और अगर उस अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ अर्थ की स्पिन के क्वेश्चन आ जाएँ तो अर्थ की स्पिन का फॉर्मूला जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है। आर अर्थ का रेडियस है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है। इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर हम ओमेगा को डबल कर दें तो जी ड्यू टू स्पिन पे क्या इफेक्ट होगा। तो ओमेगा को डबल करेंगे तो इधर बैलेंस करना है ना, उधर 2 ओमेगा होल स्क्वायर, इधर क्या लगाएंगे 4। तो ओमेगा को डबल करने से जो ग्रेविटी ड्यू टू स्पिन है वो 4 टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। एक चीज़ याद रखनी, स्पिन ग्रेविटी की वजह से नेचुरल ग्रेविटी के पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल ग्रेविटी तो डिपेंड कर रही है अर्थ की किस चीज़ के ऊपर, मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। अर्थ से रिलेटेड बात हो रही है तो एक बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है, मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे कोर्स में टनल का टॉपिक इंक्लूड नहीं है। तो कहते हैं अगर हम अर्थ के सेंटर में यूँ अर्थ के अंदर आप एक टनल बना दें, टनल मीन के आप यहाँ से एक बहुत बड़ा सा बिग सा होल क्रिएट करते जाएँ और अर्थ की दूसरी तरफ चले जाएँ। अब ये अर्थ का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चन आ रहा होता है कि अगर हम इस टनल के अंदर किसी मास m को ड्रॉप करें तो इस मास m की मोशन कौन सी होगी। बहुत सारे ऑप्शन लिखे होंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है जब इस मास m को ड्रॉप करेंगे तो दिस मास m विल परफॉर्म SHM अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाली मास के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। तो मैंने लिखा है दिस मास विल परफॉर्म SHM अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल बना दें इस सेंट से इस सेंट तक और वहाँ से किसी मास m को ड्रॉप करें तो दिस मास m विल परफॉर्म SHM अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाली मास m अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या परफॉर्म करेगी, SHM परफॉर्म करेगी। अभी बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसके अंदर हम सिंपल पेंडुलम को किसी अननोन प्लेनेट पर लेकर गए हैं। तो आपके मून के क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं कि अगर आप उस सिंपल पेंडुलम को मून पर लेकर चले जाएं तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए टाइम पीरियड पेंडुलम का फार्मूला में पता है 2 पाई √L/g होता है। तो सिंपली याद कर लें कि मून पे जो g की वैल्यू होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का g/6 होती है, यानी मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का g/6 होगी। ठीक है, अगर g/6 होगी तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। सपोज करें आपका इस तरह का एमसीक्यू आ गया है, वो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, आप उसको अर्थ से मून पर लेकर गए हैं, यानी अर्थ से आप लोगों ने उसको पिक की है, मून पर लेकर गए हैं और आपसे पूछेगा बताएं अर्थ पर अगर उसका टाइम पीरियड t है तो पूछेगा बताएं मून पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यानी अर्थ से मून पर लेकर गए हैं, मून पे आपसे उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो बहुत आसान सी बात, अर्थ के ऊपर अगर t है तो ये वाला होगा, तो ये 2 पाई √L/, मून पर जाने से g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/6, जो कि हमें याद भी है। ये मून की वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको खुद से आइडिया होना चाहिए। 2 पाई √6 को ऊपर ले जाएं तो 6L/g हो जाएगा। ठीक है, तो 6L/g हो जाएगा। इस 6 को हम अंडरूट से बाहर लिख लेंगे। इस अंडरूट से बाहर जब लेकर जाएंगे तो 6 का अंडरूट नहीं लिया जा सकता, तो एज इट इज़ √6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई √L/g। यहाँ पर हम इस टाइम को अर्थ के टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो जो न्यू टाइम पीरियड बनेगा दैट इज़ इक्वल टू √6t हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मून पर अगर हम उस पेंडुलम को अर्थ से मून पर लेकर जाएंगे तो उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड का √6 टाइम होगा। इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहा हूँ कि √6 टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये क्वेश्चन आते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप पेंडुलम को अर्थ से मून पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी पेंडुलम को अर्थ से मून पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मून पर जब आप इसको लेकर गए हैं तो बाय कीपिंग इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट,
हम इसके टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। यानी वैसे तो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, अर्थ से मून पर जाएंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो कहते हैं अगर आप पेंडुलम को आप अर्थ से मून पर लेकर जाना चाहते हैं तो टू कीप इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट आपको क्या चेंजेस करनी होंगी। सवाल समझ आ गया? अर्थ से मून पर पेंडुलम को लेकर जा रहे हैं, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू कीप इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट। तो क्या चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखने के लिए। आप इसी स्टेप से देखें जब मून पर लेकर जाएंगे तो जी की वैल्यू g/6 होगी, यानी जी 6 टाइम डिक्रीज कर गए। तो हमें समझ आ रहा है कि उससे टाइम पीरियड ने चेंज हो जाना है। तो उसका सवाल ये कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आप ऐसा करें, जितने टाइम जी डिक्रीज़ हो रहा है उतने टाइम लेंथ को भी डिक्रीज़ कर दें, उतने टाइम लेंथ को भी डिक्रीज़ करें। तो देखिए अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट होगा। अब टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, आप अर्थ से मून पर पेंडुलम को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो टू कीप टाइम पीरियड कांस्टेंट आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने इसका ऑप्शन क्या चूज़ करना है, यू विल डिक्रीज द लेंथ l/6। कि आप लेंथ को l/6 कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड मून पे भी वही आएगा जितना किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मून पर जाने से असल में जी चेंज हो रहा है, वो हमने क्वेश्चन कर लिया। फिर क्वेश्चन आ रहा है अर्थ से आप मून पर जा रहे हैं तो बताएं लेंथ में कितनी चेंज करेंगे टू कीप टाइम पीरियड कांस्टेंट। तो लेंथ हमें पता है जितनी जी में चेंज आ रही है उतनी चेंज आप लोगों ने लेंथ में करनी है, ताकि ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसका क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है किसी अननोन प्लेनेट का भी ना, वो यूँ कह सकता है कि एक पेंडुलम को आप अर्थ से किसी अननोन प्लेनेट पर लेकर गए हैं, अर्थ के ऊपर उसका टाइम पीरियड टी है, और आप ये चाहते हैं अननोन प्लेनेट पर भी उसका टाइम पीरियड टी ही रहे, और इस अननोन प्लेनेट पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम है। ज़ाहिर है मून का तो हमें याद होता है, अननोन प्लेनेट का तो उसे बताना पड़ेगा ना। तो उसने कहा है कि हम अर्थ से एक पेंडुलम को उठाकर अननोन प्लेनेट पर लेकर गए हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि टू कीप इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट, कि इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे। तो जी की वैल्यू कितनी होनी, वहाँ पर जी की वैल्यू g/10 नहीं है बल्कि 10g है। तो पूछ रहे बताएं लेंथ को कितने टाइम चेंज करेंगे, या व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू कीप इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट। तो वही लेंथ वाली बात होगी। इसको ज़रा देखें, t = 2π√L/g, ये तो हमें पता है ऑलरेडी फार्मूला, L/g लिखा हुआ है, इसी को सब्जेक्ट बना लेना। तो ये 10g हो गया ना। 10g क्यों हुआ है कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि g को 10 टाइम इंक्रीज़ कर दें। तो अब देखें जो g की वैल्यू है वो 10 टाइम इंक्रीज़ होगी। जब g बढ़ गया है तो टाइम पीरियड ने क्या हो जाना है, डिक्रीज़ कर जाना है। तो टू कीप टाइम पीरियड कांस्टेंट जितनी जी में चेंज आई है उतनी चेंज आप लोगों ने लेंथ में भी लेकर आनी है। तो देखिए 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ओरिजिनल वापस आ जाएगा। तो आसान सी बात है, जितने टाइम जी चेंज होगा उतने टाइम आप लोगों ने किसको चेंज करना है, लेंथ को भी चेंज करेंगे टू कीप टाइम पीरियड क्या चीज़, कांस्टेंट। तो ये बच्चों आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जिसमें एक तो टाइम पीरियड चेंज के साथ साथ टाइम पीरियड कांस्टेंट रखने के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों ने लेंथ को चेंजेस डेवलप करनी होती है, और बहुत आसान सी बात, जितनी जी में चेंज आ रही है उतनी ही लेंथ में चेंज ला कर आनी है। अगर जी डिक्रीज़ हो रहा है लेंथ भी डिक्रीज़ करेगी टू कीप टाइम पीरियड कांस्टेंट, और अगर जी इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम पीरियड लेंथ को भी आप लोगों ने इंक्रीज़ ही रखना है, करना है टू कीप टाइम पीरियड कांस्टेंट। एक और छोटी चीज़ नोट करें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जितने भी हैं ना, ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो सारे फ्रीली फॉलिंग बॉडी होते हैं। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए ना, आप एक पेंडुलम को किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आप लोगों ने प्लेस किया हुआ है, तो फिर आप लोगों ने इसके वही आंसर लिखने हैं जो अर्थ के सेंटर में इसके आंसर थे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी वही आंसर होंगे जो अर्थ के सेंटर में थे। मीन टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, और अगर स्पीड पूछेगा तो वो भी किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी 0 नहीं होता, यानी जी की वैल्यू 0 नहीं होती। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब लिफ्ट को स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट की बात हो रही है इसलिए मैंने इसके साथ ये चीज़ करवा दी है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड मूव कर रहे होते हैं। अगर वो विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड है तो जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन ये सारे आंसर आप लोगों ने याद रखने हैं, और ये सारे आंसर क्यों हैं कि दीज आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट पेंडुलम का, फ्रीक्वेंसी भी 0 और स्पीड भी 0। जब उस पेंडुलम को हम किस में रखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रखेंगे। जी 0 नहीं है तो ये चीज़ें कैसे इनफाइनाइट हो गई हैं, क्योंकि इसके इनफाइनाइट होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के सेंटर में जी 0 होना चाहिए।
इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पेंडुलम का मेरा लेक्चर 3 देखना पड़ेगा, उससे आपको ये कंसेप्ट डिटेल से क्लियर हो जाएगा जब मैं लिफ्ट के अंदर पेंडुलम रख के उसकी मोशन को डिस्क्राइब करूँगा। नेक्स्ट बच्चे, आज का आखिरी क्वेश्चन कि अगर वो कहते हैं सिंपल पेंडुलम को मरी ले जाते हैं, उसको माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं, उस सिंपल पेंडुलम को आप K2 पे ले जाएं। अब ये नहीं कहना मरी या माउंट एवरेस्ट या K2 के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये कहेंगे इसको कूलिंग से अटैम्प्ट करना है, मतलब पेंडुलम के कूलिंग के भी क्वेश्चन थे ना, तो ये K2 माउंट एवरेस्ट मरी जो है ये कूलिंग का सेंस नहीं देंगे आप लोगों ने। इसमें जो सेंस डोमिनेट करेगा वो हाइट का सेंस है। ये किसका सेंस दे रहे हैं? हाइट का सेंस दे रहे हैं, और हाइट की वजह से हमें पता है जी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कराची की रिस्पेक्ट से आता है, अगर हम एक पेंडुलम को कराची से मरी लेकर गए, कराची से माउंट एवरेस्ट, पेंडुलम ही अच्छा घूम फिर तो रहा है ना, पेंडुलम को कराची से माउंट एवरेस्ट पर लेकर गए हैं तो वो हाइट की तरफ जा रहे हैं। आप लोग कराची क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सी लेवल स्टैंडर्ड होता है ना, तो उस केस में आप लोगों ने याद रखना है जी डिक्रीज़ करेगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टाइम पीरियड का तो जी के साथ कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स। और अगर जी डिक्रीज़ कर रहा है तो टाइम पीरियड ने क्या कर जाना है? इंक्रीज़ कर जाना है। बाकी अगर स्पीड की बात करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज़ करेगी उसकी, ठीक है, स्लो मूव करेगा। फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ने भी फिर क्या करना है? डिक्रीज़ ही करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।